हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर शुरू करते हैं जो ट्रस्ट मी सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आज की दुनिया को आखिर चल क्या रहा है ये समझने के लिए भी एब्सोल्युटली क्रूशल है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा, नेशनलिज्म वर्ड सुन के थोड़ा हैवी हैवी फील होता है ना। ऐसा लगता है पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं यहाँ हूं ना। हम इस चैप्टर को एकदम सिंपल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह समझेंगे। एक्चुअली ये कहानी है एक आइडिया के पैदा होने की, एक ऐसा आइडिया जो आज हमारी लाइफ का सेंटर है। वो आइडिया है देश का, नेशन का। आज हम सब कितने प्राउडली कहते हैं आई एम एन इंडियन, ये मेरा देश भारत है। ये जो फीलिंग है ना, ये जो अटैचमेंट है अपने देश से, इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। पर एक मिनट, सोचो जरा, क्या ये फीलिंग हमेशा से थी? नहीं। एक टाइम था जब देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यूरोप में बस बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उनके एम्पायर्स थे। लेकिन लोग खुद को फ्रेंच, जर्मन या इटालियन नहीं कहते थे। वो तो बस अपने राजा की प्रजा यानी सब्जेक्ट्स थे। तो फिर ये इतना बड़ा चेंज, ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? कैसे लोगों के दिलों में अपने राजा से ज्यादा अपने देश के लिए प्यार जागा? ये चैप्टर उसी अमेजिंग, उसी इनक्रेडिबल जर्नी की कहानी है। तो चलिए रेडी हो जाइए, इस एक्साइटिंग स्टोरी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सपने से, सीरियसली एक ड्रीम से। ये जो पेंटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। इसे 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। और इस पेंटिंग के जरिए वो अपना एक सपना दिखा रहे थे। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सभी देश आजाद हों, जहां लोगों का राज हो, यानी अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। जरा इस पेंटिंग को ध्यान से देखो मेरे साथ। आपको अलग अलग देशों के लोग, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, सब एक लंबी ट्रेन जैसी लाइन में चलते हुए दिख रहे हैं, राइट? और ये सब लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आज़ादी का प्रतीक, एक सिंबल ऑफ फ्रीडम माना जाता था। अब देखो, उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, यानी ज्ञान की मशाल। ये ज्ञान उस अंधेरे को मिटाने के लिए है जो राजाओं की तानाशाही ने फैलाया था। और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी इंसानों के अधिकारों का डिक्लेरेशन। अब जरा नीचे जमीन पर देखिए, दिख रहा है? राजाओं के टूटे हुए मुकुट और उनके शासन के सिंबल्स बिखरे पड़े हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का एंड। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट या सिस्टम जिस पर कोई रोक टोक ना हो, जो अपनी मनमानी करे। बेसिकली अ डिक्टेटरशिप, जैसे राजा का शासन। सोरियो के इस सपने में, जिसे यूटोपियन विजन कहते हैं, दुनिया के लोग अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनकी पहचान उनके झंडों और नेशनल कॉस्ट्यूम से हो रही है। यूटोपियन मतलब एक ऐसी परफेक्ट दुनिया की कल्पना जो इतनी आइडियल हो कि उसका सच होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे। इस लाइन में देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो उस टाइम तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस अपने ट्राई कलर झंडे के साथ अभी अभी पहुंचा है, और उसके ठीक पीछे है जर्मनी अपने ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग के साथ। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जब सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी ना, तब जर्मनी एज अ कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो सोरियो की उम्मीद थी कि जर्मन लोग भी एक दिन जरूर एक देश बनाएंगे। और जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, इटली, पोलैंड, इंग्लैंड, सभी देशों के लोग हैं। सो यू सी, ये पेंटिंग एक उम्मीद थी, एक आने वाले कल का सपना था। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, ये सिर्फ एक सपना था। असली 19वीं सेंचुरी का यूरोप इस सपने से बिल्कुल अलग था, एकदम डिफरेंट। जैसे आज हम जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड को जानते हैं, वैसे नेशन स्टेट्स उस वक्त थे ही नहीं। आज के यूरोप का मैप और उस टाइम के यूरोप का मैप जमीन आसमान का फर्क था। तब यूरोप में थे मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स। थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, राइट? चलो इसको सिंपल करते हैं। इसका मतलब है कि एक ही राजा के एम्पायर में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। ऑस्ट्रिया हंगरी पर हैब्सबर्ग एम्पायर का राज था। अब इस एम्पायर में जर्मन बोलने वाले भी थे, इटालियन बोलने वाले भी थे, पोलिश बोलने वाले भी थे। उनमें आपस में कोई कॉमन आइडेंटिटी या एक होने की फीलिंग जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने राजा, अपने एम्परर के लिए थी। तो फिर सोरियोस के सपने से रियलिटी तक का सफर, ये जर्नी कैसे पूरी हुई? कैसे ये बड़े बड़े एम्पायर्स टूटे और इनकी जगह नेशन स्टेट्स बने? यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम आगे मिलकर ढूंढेंगे। इस पूरी कहानी को, इस पूरी जर्नी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम उस चिंगारी की बात करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद हम समझेंगे कि ये नेशनलिज्म का आइडिया आखिर बना कैसे और पूरे यूरोप में आग की तरह फैला कैसे। फिर हम बात करेंगे रेवोल्यूशंस के दौर की, 1830 से 1848 तक, जब पूरा यूरोप क्रांति की आग में जल रहा था।
इसके बाद आएगी इस चैप्टर की सबसे हीरोइक स्टोरी, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, यानी उनका एक होना। फिर हम देखेंगे कि देश के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक चेहरा, एक पहचान कैसे दी गई। और बिल्कुल आखिर में हम इस कहानी का एक डार्क साइड भी देखेंगे कि कैसे यही नेशनलिज्म आगे चलकर इंपीरियलिज्म में बदल गया और पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन गया। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। लेट्स गो। तो नेशनलिज्म की पहली क्लियर और पावरफुल आवाज कहाँ से आई? द आंसर इज फ्रांस। 1789 में हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन वो पहला मेजर इवेंट था जहां से नेशन का आइडिया पैदा हुआ और पूरे यूरोप में फैलना शुरू हुआ। देखो, 1789 से पहले फ्रांस पर एक एब्सोल्यूट मोनार्क का राज था। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब एक ऐसा राजा जिसकी पावर पर कोई रोक टोक ना हो, जो अपनी मर्जी का मालिक हो। लुई 16 वहां का राजा था। सारी जमीन, सारी पावर, सब कुछ उसी के हाथ में थी। लोग उसकी प्रजा थे, देश के नागरिक नहीं। लेकिन रेवोल्यूशन ने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। पावर राजा के हाथ से छीनकर फ्रांस के सिटीजन्स के हाथ में आ गई। रेवोल्यूशन ने ये डिक्लेयर किया कि अब से फ्रांस के लोग ही अपने देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ओके, सो रेवोल्यूशन तो हो गई, पर अब रेवोल्यूशनरीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों में हम सब फ्रेंच हैं, ये फीलिंग कैसे लाई जाए? एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी एक सामूहिक पहचान आखिर बनाई कैसे जाए? इसके लिए उन्होंने शुरू से ही कुछ ऐसे अमेजिंग स्टेप्स लिए जिससे लोगों को लगे कि वो एक ही कम्युनिटी, एक ही देश का हिस्सा है। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से समझिए। स्टेप 1, उन्होंने 2 नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए, ला पात्री द फादरलैंड यानी पितृभूमि, और लेस सिटवाया द सिटीजन यानी नागरिक। इससे पहले लोग राजा के सब्जेक्ट्स थे, अब उन्हें कहा गया कि ये जमीन उनके पुरखों की है और वो इसके नागरिक हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इक्वल राइट्स मिलेंगे। सोचो ये कितना बड़ा मेंटल शिफ्ट था। स्टेप 2, राजा का अपना अलग झंडा होता था जिसे रॉयल स्टैंडर्ड कहते थे। उसे हटाकर एक नया तिरंगा झंडा, द ट्राई कलर, चुना गया। ये नए आज़ाद फ्रांस का सिंबल बन गया। स्टेप 3, जो पुरानी पार्लियामेंट थी, स्टेट्स जनरल, उसका इलेक्शन अब एक्टिव सिटीजन्स करने लगे और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। अब देश के लिए कानून राजा नहीं बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बना रहे थे। नई प्रेयर्स लिखी गईं, शहीदों को याद किया गया, ये सब देश के नाम पर होने लगा। स्टेप 4, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरे फ्रांस के लिए एक जैसे यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। पहले हर एरिया के अपने अलग कानून होते थे, अब सब बराबर। स्टेप 5, देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने पर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी, मतलब टैक्स लगता था। इन सबको खत्म कर दिया गया। इससे बिजनेस करना आसान हो गया और लोगों में इकोनॉमिक यूनिटी आई। और हाँ, वेट्स और मेजर्स का भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। और स्टेप 6 वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंच जो पेरिस में बोली जाती थी उसे कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बना दिया गया। अलग अलग एरियाज में जो लोकल डायलेक्ट्स बोली जाती थी उन्हें डिस्करेज किया गया। क्यों? सिंपल, ताकि सब एक ही भाषा बोलकर एक दूसरे से जुड़ सकें। इन सभी स्टेप्स का बस एक ही मकसद था, लोगों को ये फील कराना कि उनकी पहचान उनके राजा से नहीं, उनके देश फ्रांस से है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में थोड़ा पॉलिटिकल खेयास का टाइम चला और इसी बीच एंट्री हुई एक मिलिट्री जीनियस की, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने 1799 में पावर अपने हाथ में ले ली और फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म करके खुद एम्परर बन गया। अब आप सोचेंगे, अरे इसने तो रेवोल्यूशन के आइडियल्स को ही खत्म कर दिया। हाँ, पॉलिटिकल फील्ड में उसने वैसा ही किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में यानी शासन चलाने के तरीके में उसने इतने कमाल के, इतने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लागू किए कि सब हैरान रह गए। 1804 में वो एक नया कानून लाया जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड कहते हैं। इसके की पॉइंट्स देखिए, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। मतलब अब कोई नवाब या बड़े परिवार का है इसलिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सिंपल। दूसरा, उसने इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश की, कानून के सामने सब बराबर। तीसरा, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया, आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई ऐसे ही नहीं छीन सकता। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां बड़े जमींदार किसानों से अपनी जमीन पर जबरन काम करवाते थे।
नेपोलियन ने इस सिस्टम को फ्रांस और अपने कंट्रोल वाले इलाकों में ख़त्म कर दिया। उसने किसानों को सर्फडम से आज़ादी दिलाई। सर्फडम का मतलब था कि किसान ज़मीन के साथ बंधे हुए थे, वो ज़मींदार की मर्जी के बिना ज़मीन छोड़कर जा नहीं सकते थे। ये एक तरह की गुलामी थी जिसे नेपोलियन ने आज़ाद कराया। शहरों में उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। गिल्ड्स बेसिकली कारीगरों के ग्रुप होते थे जो कंट्रोल करते थे कि कौन काम करेगा, कितना प्रोडक्शन होगा, प्राइस क्या होगा। इससे कंपटीशन खत्म हो जाता था। नेपोलियन ने इसे हटाकर फ्री ट्रेड को प्रमोट किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाया। तो नेपोलियन जहां जहां अपनी सेना लेकर गया, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वहां वहां उसने ये रिफॉर्म्स लागू किए। इस तरह अनजाने में ही सही, उसने नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप में फैलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो हमने देखा कि फ्रांस से ये आग शुरू हुई और नेपोलियन की आर्मीज ने इस आग को दूसरे देशों तक पहुंचाया। लेकिन ये आग पूरे यूरोप में इतनी तेजी से फैली कैसे? आखिर उस समय की यूरोप में ऐसा क्या था कि लोगों ने नेशन स्टेट के इस नए आइडिया को इतनी जल्दी गले लगा लिया? इसके लिए हमें मिड 18th सेंचुरी की यूरोपियन सोसाइटी को समझना पड़ेगा। उस वक्त यूरोप का समाज कैसा था, वहां नेशन स्टेट का आइडिया कैसे पैदा हुआ, चलिए इसको आराम से समझते हैं। मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप का समाज मोटा मोटा दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थी एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग, अमीर लोग। ये सोशल और पॉलिटिकल दोनों तरह से जमीन के मालिक थे और कॉन्टिनेंट की सबसे डोमिनेंट क्लास थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, एक छोटी सी माइनॉरिटी, लेकिन पावर सारी इनके पास थी। ये लोग शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियों और गांव में बड़ी बड़ी एस्टेट्स के मालिक थे। हाई सोसाइटी में आपस में फ्रेंच बोलते थे, जो उस वक्त एक स्टेटस सिंबल मानी जाती थी, और इनके परिवार आपस में शादियों से जुड़े हुए थे। बेसिकली इनका एक अपना छोटा सा पावरफुल क्लोज्ड ग्रुप था। अब आते हैं दूसरी तरफ थी पेजेंट्री यानी किसान वर्ग। ये पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा थे, द वास्ट मेजॉरिटी। लेकिन इनके पास ना जमीन थी, ना पावर, ना कोई राइट्स। ज्यादातर लोग या तो टेनेंट्स थे यानी जमींदारों की जमीन पर किराए के लिए खेती करते थे, या फिर सर्व्स थे जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। इन दो ग्रुप्स के बीच जमीन आसमान का फर्क था, कुछ भी कॉमन नहीं था। तो ऐसी सोसाइटी में नेशनल यूनिटी की फीलिंग आती भी तो कैसे आती? लेकिन फिर अचानक से चीजें बदलने लगीं। 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंग्लैंड में और 19th सेंचुरी में यूरोप के दूसरे हिस्सों में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। नई फैक्ट्रीज लगीं, नए शहर बसे, और इसके साथ ही एक नया सोशल ग्रुप सामने आया। ये ना तो एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा था, ना पेजेंट्री का। ये था द न्यू मिडिल क्लास। इसमें कौन लोग थे? इसमें थे इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स और क्लर्क्स। ये पढ़े लिखे लोग थे और इनके पास एक नया पावरफुल आइडिया था, लिबरलिज्म यानी उदारवाद। लिबरलिज्म वर्ड लैटिन के लिबर से आया है, जिसका मतलब है फ्री या आज़ाद। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास क्या चाहती थी? पॉलिटिकली इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम यानी हर इंसान की आज़ादी। ये चाहते थे इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर हों। ये चाहते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी ऐसी सरकार जो लोगों की मर्जी से चुनी जाए। ये ऑटोक्रेसी का अंत चाहते थे यानी राजा के अनलिमिटेड पावर का एंड। और ये जन्म से मिलने वाले प्रिविलेजेस को भी खत्म करना चाहते थे। इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स यानी ट्रेड करने की आज़ादी और स्टेट द्वारा लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। यही लिबरल आइडियाज नेशनल यूनिटी का बेस बने। ये नया मिडिल क्लास ही बदलाव की आवाज बना, जिसने पूरे यूरोप को बदलने की नींव रखी। चलिए इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा। 19th सेंचुरी की शुरुआत में जर्मन स्पीकिंग इलाके 39 स्टेट्स के एक लूज कन्फेडरेशन में बटे हुए थे। हर स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपने वेट्स और मेजर्स थे। इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन को अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग सामान बेचना है तो उसे 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, और हर बार लगभग 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। कैन यू इमेजिन? एक शहर से दूसरे शहर जाने पर करेंसी बदल जाती थी। इस पूरे एरिया में उस वक्त 30 से भी ज्यादा अलग अलग करेंसीज चलती थी। बिजनेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1834 में प्रशिया की पहल पर एक कस्टम्स यूनियन बनाई गई, जिसका नाम था ज़ोल्वराइन। ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन कर लिया। इस यूनियन ने क्या किया? इसने सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दिए और करेंसीज का नंबर 30 से घटाकर गेस व्हाट, सिर्फ 2 कर दिया। इसके अलावा रेलवेज का एक नेटवर्क बनाया गया, जिससे लोगों और सामान का आना जाना और आसान हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ?
इससे एक इकोनॉमिक यूनिटी की फीलिंग पैदा हुई। जब लोग आपस में आसानी से ट्रेड करने लगे, एक ही करेंसी यूज करने लगे, तो उन्हें लगा कि हम सब एक हैं। इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने आगे चलकर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का रास्ता साफ कर दिया। So the crucial point is, this wave of economic nationalism actually strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. अब हम यूरोप की कहानी में एक ऐसे दौर में एंटर कर रहे हैं जो उथल-पुथल, क्रांति और बदलाव से भरा हुआ था। देखो, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव फोर्सेस ने, यानी पुरानी सोच वाले राजाओं ने, फिर से पावर हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने लिबरल और नेशनलिस्ट फीलिंग्स को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन ये फीलिंग्स लोगों के दिलों में इतनी गहरी हो चुकी थी कि उन्हें दबाना पॉसिबल ही नहीं था। 1830 से लेकर 1848 तक का टाइम यूरोप में एज ऑफ रेवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। इस दौर में लिबरल नेशनलिस्ट ने पूरे यूरोप में, इटली, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, हर जगह इन कंजर्वेटिव रिजीम्स के खिलाफ क्रांति का झंडा उठा लिया। इन क्रांतियों को लीड कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, जैसे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और बिजनेसमैन। ये टाइमलाइन देखो, इससे आपको इस पूरे दौर का सीक्वेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। कहानी शुरू होती है 1815 से, जब नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार जाता है। इसके बाद होती है कांग्रेस ऑफ वियना, जहां यूरोप के बड़े देश मिलकर पुराना कंजर्वेटिव ऑर्डर वापस लाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन क्रांति की आग दबी नहीं। 1821 में ग्रीस में 15वीं सेंचुरी से चले आ रहे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई पूरे यूरोप के लिए एक इंस्पिरेशन बनती है। फिर आता है 1830, जब फ्रांस में होता है जुलाई रेवोल्यूशन। इसमें बर्बन राजाओं को उखाड़ फेंका जाता है और इसकी चिंगारी पूरे यूरोप में फैल जाती है। ब्रसल्स में इसके कारण आग भड़कती है और बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स से अलग हो जाता है। और फाइनली 1848, ये साल तो रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स के नाम से ही जाना जाता है। भूखमरी और बेरोजगारी से परेशान किसान, मजदूर और मिडिल क्लास के लोग हर तरफ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल डिमांड्स के लिए विद्रोह कर रहे थे। अब थोड़ा डिटेल में कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में जानते हैं। 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो यूरोप की 4 बड़ी पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो वियना में इकट्ठा हुई। इस मीटिंग को होस्ट किया ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ये उस समय के सबसे पावरफुल कंजर्वेटिव लीडर थे। कंजर्वेटिज्म क्या है? ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे मॉनर्की और चर्च को इम्पोर्टेंस देती है और धीरे धीरे बदलाव चाहती है, ना कि अचानक। इनका मेन गोल था नेपोलियन द्वारा किए गए सारे बदलावों को अंडू करना और यूरोप में वापस से राजशाही को एस्टैब्लिश करना। उन्होंने फ्रांस में बूर्बन डायनेस्टी, जिसे रेवोल्यूशन के टाइम हटाया गया था, को वापस गद्दी पर बैठा दिया। फ्रांस फ्यूचर में एक्सपैंड ना कर सके, इसके लिए उसकी बॉर्डर्स पर कई नए स्टेट्स बना दिए गए, जैसे नॉर्थ में किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स, साउथ में जिनोया को पीडमोंट में जोड़ दिया गया, रूसिया को उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स पर इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गईं और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? यूरोप में ऐसी सरकारें बनी जो ऑटोक्रेटिक थी, यानी निरंकुश। उन्होंने डिसेंट यानी विरोध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और सेंसरशिप लागू कर दी ताकि न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज में कोई भी आज़ादी और लिबर्टी की बात ना कर सके। कंजर्वेटिव रेजीम्स 1815 के बाद अपनी पावर को मजबूत करने में लगे थे, लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट्स भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अपने आइडियाज़ को फैला सकें और रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर सकें। ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे इटली के जूसेपे मजीनी। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उनका मानना था कि गॉड ने नेशंस को मानवता की नेचुरल यूनिट्स बनाया है, इसलिए इटली छोटे छोटे स्टेट्स में नहीं बल्कि एक सिंगल रिपब्लिक होना चाहिए। मजीनी के इस मॉडल पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगीं। ड्यूक मेटरनिक ने मजीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा था, और मेटरनिक ने ही एक और बहुत फेमस बात कही थी जो आपके स्क्रीन पर है, When France sneezes, the rest of Europe catches cold। यानी जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये लाइन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में होने वाली हर छोटी बड़ी पॉलिटिकल इवेंट का असर पूरे यूरोप पर पड़ता था। फ्रांस उस वक्त एक पॉलिटिकल ट्रेंड सेटर था। 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे ही फ्रांस में राजा को हटाया गया, उसकी आग बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी सब जगह फैल गई। यही फ्रांस का इन्फ्लुएंस था उस वक्त पूरे यूरोप पर। रेवोल्यूशंस के इस दौर ने यूरोप को हिलाकर रख दिया था। नेशनलिस्ट फीलिंग्स अब सिर्फ मिडिल क्लास तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि आम लोगों तक पहुंच चुकी थी। अब हम 19वीं सेंचुरी यूरोप के 2 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर आते हैं।
ये ऐसी दो कहानियां हैं जिन्होंने यूरोप का मैप हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है जर्मनी और इटली के एकीकरण की, यानी यूनिफिकेशन की। इससे पहले जर्मनी और इटली आपस में बटे हुए अलग अलग किंगडम्स, ड्यूचीज और कैंटन्स थे। अब हम देखेंगे कि कैसे इन बिखरे हुए इलाकों ने मिलकर एक मजबूत देश का रूप लिया। चलिए पहले जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी के यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट, उसका हीरो था प्रशा का चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखो, 1848 में लिबरल लोगों ने कोशिश की थी, पर राजा और मिलिट्री ने मिलकर उसे दबा दिया। इसके बाद प्रशा ने इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। बिस्मार्क एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रूथलेस लीडर था। उसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की। उसका मानना था कि देश स्पीचेस और वोटिंग से नहीं, बल्कि आर्मी की ताकत से, खून बहाकर और तलवार के दम पर बनता है। उसने आने वाले 7 सालों में 3 बड़ी वॉर्स लड़ी। 1864 में डेनमार्क के खिलाफ, 1866 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ और 1870-71 में फ्रांस के खिलाफ। इन तीनों लड़ाइयों में प्रूशा जीत गया। इन जीतों ने जर्मन स्टेट्स को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार 18 जनवरी 1871 में पेरिस के पास वर्साई के शीश महल द हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशा के राजा काइजर विलियम फर्स्ट को नए यूनाइटेड जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया। अब आते हैं इटली की कहानी पर। इटली का यूनिफिकेशन जर्मनी से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इटली उस समय 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इटालियन राजा का शासन था। इटली के यूनिफिकेशन में 3 महान लोगों का हाथ था। पहले थे जुज़ेप्पे मज़्ज़ीनी, जिन्होंने इसकी नींव रखी, लोगों में आज़ादी की आग जलाई, इसलिए उन्हें सोल ऑफ इटली कहते हैं। दूसरे थे सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर काउंट कवोर, जो ना तो रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट। वो एक ब्रिलियंट डिप्लोमैट थे। उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया। उन्हें ब्रेन ऑफ इटली कहते हैं। और तीसरे हीरो थे जुज़ेप्पे गैरिबाल्डी, एक महान सेनापति जिनको स्वॉर्ड ऑफ इटली कहते हैं। उन्होंने अपने हजारों वॉलंटियर्स, जिनको रेड शर्ट्स कहते थे, के साथ साउथ इटली पर हमला किया और वहां के लोकल किसानों की मदद से स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया। आखिर में 1861 में किंग विक्टर इमानुएल II को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। तो हम देखते हैं, जहां जर्मनी का यूनिफिकेशन मिलिट्री पावर से हुआ, वहीं इटली का यूनिफिकेशन डिप्लोमेसी, वॉर और आम लोगों के रिवोल्ट का एक मिक्सचर था। तो जर्मनी बन गया, इटली बन गया, देश तो बन गए, पर एक सवाल है, देश या नेशन क्या है? क्या आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये एक एहसास है, एक फीलिंग है। तो फिर लोगों को इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से इमोशनली कैसे जोड़ा जाए? उनके अंदर देश प्रेम की भावना कैसे जगाई जाए? 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने देश को पर्सोनिफाई करने का फैसला किया, यानी देश को एक इंसान का रूप देना। इसके लिए ज़रूरी था देश को एक चेहरा देना, एक रूप देना, जिससे लोग कनेक्ट कर सकें। इस काम के लिए आर्टिस्ट्स ने एलेगरी का इस्तेमाल किया। एलेगरी या रूपक क्या होता है? सिंपल है। जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसका कोई शेप नहीं होता, जैसे आज़ादी, लालच, न्याय या देश, को एक इंसान या किसी चीज़ के जरिए दिखाते हैं, तो उसे एलेगरी कहते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है न्याय की देवी या लेडी जस्टिस। आपने कोर्ट्स में या फिल्मों में देखा होगा, एक महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथ में तराजू है। वो क्या है? वो जस्टिस यानी न्याय की एलेगरी है। आंखों पर पट्टी इसलिए क्योंकि कानून अंधा होता है, वो सबको बराबर देखता है, और तराजू इक्वालिटी का सिंबल है। ठीक इसी तरह देश को एक चेहरा देने के लिए उसे एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया। जैसे हम अपने देश भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं, ठीक उसी तरह यूरोपियन देशों ने भी अपने देश को एक नारी का रूप दिया। ये कोई रियल वुमन नहीं थी, बल्कि देश का एक रूपक थी। चलिए 2 सबसे फेमस नेशनल एलेगोरीज को देखते हैं। फ्रांस में देश को नाम दिया गया मैरियान। ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम है। इस एलेगोरी के जरिए उन्होंने नेशन ऑफ द पीपल के आइडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके सिंबल्स थे लाल टोपी, द रेड कैप, तिरंगा, द ट्राइकलर और कलगी, द कोकेड। ये सभी आज़ादी और रिपब्लिक के सिंबल्स थे। मैरियान के स्टैचूज पब्लिक स्क्वायर्स पर लगाई गईं ताकि लोगों को नेशनल यूनिटी की याद आती रहे। उसकी तस्वीरें सिक्कों और स्टैम्प्स पर भी छापी गईं ताकि लोगों की डेली लाइफ में देश का ये चेहरा बसा रहे। दूसरी तरफ जर्मनी की एलेगोरी बनी जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। वो बलूत के पत्तों यानी ओक लीव्स का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन ओक को हीरोइज्म यानी वीरता का प्रतीक माना जाता है। आपने कई पेंटिंग्स में जर्मेनिया को हाथ में तलवार लिए जर्मन झंडे के साथ देखा होगा। ये तस्वीरें लोगों में नेशनल प्राइड और यूनिटी की फीलिंग भरती थीं।
ये एक तरीका था जिससे देश का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक कॉन्क्रीट फॉर्म ले सका, जिससे आम आदमी भी जुड़ सका। अब हम इस चैप्टर के आखिरी और सबसे क्रूशल हिस्से पर आ गए हैं। अभी तक हमने जो नेशनलिज्म देखा 19th सेंचुरी के शुरुआती हिस्से में, वो एक पॉजिटिव, आइडियलिस्टिक फोर्स थी। ये आज़ादी, लिबर्टी और देश बनाने से जुड़ी थी। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिरी क्वार्टर तक आते आते नेशनलिज्म का यूरोप बदलने लगा। अब नेशनलिज्म लिबरल डेमोक्रेटिक नहीं रहा। ये एक नैरो क्रीड, एक संकीर्ण विश्वास बन गया जिसके एम्स बहुत लिमिटेड थे। नेशनलिस्ट ग्रुप्स अब एक दूसरे को लेकर इनटॉलरेंट होने लगे, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते। हर देश खुद को सबसे बेहतर समझने लगा और दूसरे देशों से नफरत करने लगा। अब उनका मकसद अपने देश की आज़ादी नहीं, बल्कि दूसरे देशों पर कब्जा करके अपने देश को एक्सपैंड करना हो गया। और ये कहानी का एक डार्क टर्न था, जहां नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद में बदल गया। इंपीरियलिज्म का मतलब है जब एक पावरफुल देश दूसरे कमजोर देशों पर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। इस डार्क टर्न का, इस अग्रेसिव नेशनलिज्म का सबसे एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल था बाल्कन रीजन। ये मैप देखिए। आज जहां आप रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया जैसे देश देखते हैं, वो इलाका बाल्कन्स कहलाता है। ये रीजन ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन से भरा हुआ था, यानी यहाँ अलग अलग जाति, भाषा और धर्म के लोग रहते थे, जिन्हें कलेक्टिवली स्लाव्स कहा जाता था। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय से ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम साम्राज्य था, जबकि बाल्कन्स में रहने वाले ज्यादातर लोग क्रिश्चियन। बाल्कन्स को उस समय पाउडर कैग ऑफ यूरोप यानी यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी चिंगारी से भी बड़ा विस्फोट हो सकता था। ऐसा क्यों था? इसके कई कारण थे। पहला, ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसके कंट्रोल में रहने वाले अलग अलग बाल्कन लोगों में नेशनलिज्म की आग भड़क रही थी। वो आज़ादी चाहते थे और उन्होंने अपनी आज़ादी और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई शुरू कर दी। दूसरा, जब ये देश एक एक करके आज़ाद होने लगे तो उनमें आपस में ही जेलसी और राइवलरी शुरू हो गई। हर बाल्कन स्टेट अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हासिल करना चाहता था, भले ही उसके लिए दूसरे बाल्कन स्टेट से ही क्यों न लड़ना पड़े। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, इस आग में घी डालने का काम किया बड़ी यूरोपियन पावर्स ने। इस दौर में बड़ी यूरोपियन पावर्स के बीच ट्रेड, कॉलोनीज और मिलिट्री पावर को लेकर जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी सब इस बाल्कन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, ताकि उन्हें ट्रेड रूट्स और मिलिट्री बेसिस मिल सकें। इस इंटेंस कंपटीशन ने बाल्कन्स को एक बैटलफील्ड बना दिया और इस एरिया में कई लड़ाइयां हुई और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। बाल्कन देशों का अग्रेसिव नेशनलिज्म जब बड़ी यूरोपियन पावर्स के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस यानी साम्राज्यवादी लालच से मिल गया, तो इसने एक ऐसे विस्फोट को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और वो विस्फोट था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। तो जो नेशनलिज्म लोगों को आज़ादी दिलाने और देश बनाने के लिए शुरू हुआ था, वही आखिर में दुनिया को 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी तबाही की तरफ ले गया। इस तरह से यूरोप में शुरू हुआ नेशनलिज्म का आइडिया पूरी दुनिया में फैला, लेकिन हर जगह इसका रूप अलग अलग था। लेकिन ये आइडिया कि सोसाइटीज़ को नेशन स्टेट्स में ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये अब एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन चुका था। तो इस पूरे चैप्टर के बाद हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं। हमने देखा कि कैसे नेशन के आइडिया ने लोगों को राजाओं की गुलामी से आज़ादी दिलाई, उन्हें एक पहचान दी और जर्मनी और इटली जैसे देश बनाए। ये इसकी पॉजिटिव साइड है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे इसी आइडिया ने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, उनके अंदर नफरत पैदा की और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी तबाही लाई। ये इसकी नेगेटिव साइड है। तो नेशन का आइडिया लोगों को जोड़ भी सकता है और उन्हें आपस में लड़वा भी सकता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसके दो पहलू हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।